नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं और इस पहले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत की स्थिति तथा अवस्थिति, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत तथा अन्य देशों के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, चाहे वो स्थलीय सीमा हो और चाहे वो जलीय सीमा हो, और जिन्हें हम स्ट्रेट या जल संधि कहते हैं, तो उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। कहने का मतलब यह वीडियो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं ऊपर। हम क्या देखने वाले हैं? भारत का भूगोल, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और आप प्लीज विश्वास करिए कि अगर ये आपने वीडियो देख लिया तो भारत के भूगोल से, मतलब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आएगा भारत के भूगोल से, मतलब इस चैप्टर से, तो इसमें जरूर ही फंसेगा, क्योंकि इसमें मैंने काफी चीजें जो है कवर की हुई हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कहता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है। किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है। यहां से हमें ध्यान रखना है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध क्या होता है? इससे पृथ्वी है ये, और जब इसको बीचों बीच से हम बांटते हैं तो इधर वाला हिस्सा उत्तरी कहलाता है और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जो दक्षिण से उत्तर 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं पश्चिम से पूर्व 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है, अर्थात स्थित है। इसका मतलब क्या है? मैं मैप के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आप ये जानकारी हमारे लिए जरूरी है, इसको कहीं पे नोट करके चलना है। ठीक है, देखिए एक मैं मैप खोल लेता हूं, फिर आपको मैं दिखा रहा हूं ये क्या कहने वाला है। देखिए इस मैप से आपको क्लियर होगा कि जो भारत का विस्तार है, ये देखो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहां पर स्थित है। तो कह रहा है कि इसका जो है ना, ये वाली रेखा, ये वाली इसका कह रहा है इसका कितनी डिग्री में इसकी माप है? तो 37.6। ऐसे सबसे पूर्वी देख लीजिए, ये वाला बिंदु है, तो यहां पे डिग्री कितनी होगी? 97.25। ठीक है, तो अब ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम वापस चलते हैं जहां पे हम लोग थे। इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है इसका नाम आर्यावर्त, क्योंकि भारत के काफी नाम है, आर्यावर्त आर्यों के नाम पर पड़ा। क्योंकि पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना नाम क्या था, तो आर्यावर्त। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत, या कहीं कहीं पे भारत या भरत भी लिखा हुआ मिलता है, भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष रखा गया। तो सबसे पुराना नाम तो आर्यावर्त था, फिर उसके बाद में भारतवर्ष रखा गया। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने इसे क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, क्योंकि ईरानी जो थे वो सिंधु नदी को इंडू बोलते थे, है ना, इंडू बोलते थे इस तरीके से। तो उन्होंने सिंधु नदी के किनारे स्थित जो देश अर्थात भारत को क्या कह दिया? हिंदुस्तान कह दिया। वही यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। क्या कहा? यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो यहां से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी कभी तो हिस्ट्री में बन जाते हैं या फिर भूगोल से भी बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और कह रहा है इसके उत्तर में हिमालय, आपको पता होगा, तथा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश एवं सुलेमान श्रेणियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके उत्तर पश्चिम में कौन से पर्वत पड़ते हैं, तो हिंदू कुश और सुलेमान। दोनों ये जो श्रेणियां हैं वो आपकी अफगानिस्तान में स्थित है, ना कि पाकिस्तान में और भारत में। क्योंकि पूछा जाता है कि बताओ हिंदू कुश जो पर्वतमाला है वो कहां है, तो भारत में नहीं है, अफगानिस्तान में है। कहां है? अफगानिस्तान में। नाम से आपको लग रहा होगा हिंदू कुश है, तो हिंदू मतलब भारत देश में होगा, हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रैकेट में हमने लिख भी रखा है अफगानिस्तान में दोनों स्थित हैं। पश्चिम में अरब सागर, भारत का जब मैप देखेंगे तो पश्चिम साइड में जो सागर है वो कौन सा? अरब सागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में भाई हिंद महासागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वोत्तर में अराकानियोमा, ये पर्वत है। ये अराकानियोमा क्या है? आपका पर्वत है जो कि भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। कहां कहां? भारत और म्यांमार। मैंने ब्रैकेट में म्यांमार लिख भी रखा है, म्यांमार के बीच स्थित है, आदि स्थित है। कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि भारत का जो विस्तार है
वो कहां कहां तक है। ठीक है, तो यहां से जो है ये फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसके नोट्स बनाते चलें, आप खुद देखेंगे कि एक भी पॉइंट आपका यहां से नहीं छूटेगा। फिर यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कभी कभी आता है, क्योंकि पता होगा ये जो पृथ्वी है मान लिया, और ये 0 डिग्री लाइन है, भूमध्य रेखा है, या जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, यहां से 23.5 डिग्री ऊपर मतलब उत्तर की ओर, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। वहीं 23.5 डिग्री नीचे इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ऊपर वाले को उपोष्ण बोल देंगे, फिर शीतोष्ण बोल देंगे, फिर शीत बोल देंगे, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं समझा सकता हूं। चलिए आगे देखिए, यह चीज पता हो कभी कभी पूछा जाता है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पूछा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, कौन कौन से, तो भारत आएगा, बांग्लादेश आएगा, भूटान आएगा, नेपाल आएगा, पाकिस्तान आदि 5 देश आते हैं। तो कितने देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, तो 5 देश आपके भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको यह डाटा याद रखना है, बिल्कुल रटना है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। 2.4% है ये डाटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे जो फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप अपने नोटबुक में जरूर ही लिख लें। ठीक है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर और इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसकी का मतलब भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल के अनुसार यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा, भारत। विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, 7वां। अगर पूछे सबसे बड़ा तो सभी को पता होगा रूस है। फिर पूछा जाए दूसरा तो कनाडा है। कनाडा के बाद में पूछा जाए तो यूएसए, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका है। सॉरी, माफी चाहता हूं, नंबर 3 पे आपका आएगा चीन। ठीक है ना, माफी चाहता हूं भाई, यहां पे नंबर 3 पे क्या आएगा, नंबर 3 पे चीन है। फिर नंबर 4 पे क्या आएगा आपका, यूएसए है। फिर नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, ब्राजील है। क्या है, ब्राजील है। फिर नंबर 6 पे क्या आ जाएगा आपका, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया है। क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। फिर उसके बाद में नंबर 7 पे क्या आएगा, तो भारत आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, भारत आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 2933 किलोमीटर है। मतलब ऐसी पूर्व से पश्चिम की ओर जो सबसे ज्यादा लंबाई वो कितनी, 2933 किलोमीटर की है, तथा उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर की है। ठीक है, ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें हम यूटी कहते हैं, और 28 राज्य हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ मैप लगा रखा है ये। ठीक है ना, इसको जब भी मुझे समझाना होगा तो मैं इस पे समझाऊंगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं जो मैं इस पे जो हूं समझा सकूं। चलिए आगे देखता हूं। चलिए सबसे पहले तो भाई 8 जो है ना, यहां पे मैं वो बता देता हूं। राज्य तो आपको पता होंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बहुत जरूरी है। 8 कौन कौन से हैं, तो देखिए हम ऊपर जाएंगे तो पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपके क्या हुआ करते थे, ये पहले राज्य हुआ करते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये क्या बना दिए गए, यूटी। तो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो गया। नंबर 2 कौन सा हो जाएगा आपका, लद्दाख हो गया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नंबर 3 जब यहां पे आओगे तो दमन क्या पड़ेगा, दमन एवं द्वीप या द्वीप, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। तो कितने हुए अभी तक भाई, कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। फिर चौथा कौन सा है, यहां पे आओगे तो ये क्या पड़ेगा, लक्षद्वीप। क्या पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है।
तो लक्षद्वीप हो गया। ओके, फिर यहां पे जाओगे, यहां पे जाओगे, यहां पे जाओगे तो आपको पांचवा पड़ेगा पौंडुचेरी। क्या पड़ेगा? पौंडुचेरी। ओके, क्या पड़ेगा? पौंडुचेरी। फिर उसके बाद में क्या पड़ेगा आपका? अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। क्या पड़ेगा आपका? अंडमान एंड निकोबार। भाई एक छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है? जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दमन एवं द्वीप हो गया, दादर एवं नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बाद में कौन सा छूट रहा है? पौंडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। अभी ये एक कोई छूट रहा है तो आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे दिमाग से चीजें उतर चुकी हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो इनकी जानकारी में बिल्कुल होना चाहिए। ये डाटा ना जो सामने आपके दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में हमारे पूछा जाता है, और अगर आप इस पूरे को देख लेते हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सदैव के लिए आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, भाई राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। और अगर यूपी की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का जो स्थान आता है वो चौथा आता है। ठीक है ना? यूपी स्पेशल में आप ध्यान रखें इसे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी ही है भाई। लगभग में 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ है, हालांकि वर्तमान में तो काफी ज्यादा होगी। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्या है? लद्दाख है। इससे पहले क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, तब तो अंडमान निकोबार था। तब क्या था? अंडमान निकोबार था। लेकिन जब से ये बन चुका है आपका यूटी, तब से लद्दाख ही है, अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पे आपका आ चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भाई सभी को पता होगा, दिल्ली में हर देश के, हर राज्य के आपको लोग मिल जाएंगे, बहुत घना बसा हुआ है ना? उसका जनघनत्व तो काफी ज्यादा है, मतलब वहां पे ज्यादा ही लोग हैं। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आप यहां से इसको ना भी याद रखें तब भी चलेगा। फिर अब क्षेत्रफल के अनुसार आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। क्या है? गोवा। वही मुंबई के किनारे स्थित है, बहुत छोटा है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। देखो इसमें कंफ्यूजन दूर करिए, ये है क्षेत्रफल के अनुसार, क्योंकि बहुत छोटा है मुंबई के पास में, लेकिन अगर जनसंख्या के अनुसार पूछे तो सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम जो है ना चीन के बिल्कुल पास में स्थित है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है, पहाड़ वहां पे बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, खेती बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई बहुत ज्यादा औद्योगिक वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, तो लोग वहां पे कम रहेंगे, क्योंकि वो वातावरण के अनुसार कैसा है? हमारे अनुकूल नहीं है। वातावरण के अनुसार जो है हमारे अनुकूल नहीं है, तो वहां पे कम ही लोग तो रहेंगे, ज्यादा लोग कैसे रह सकते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। क्या आएगा आंसर? लक्षद्वीप इसका आंसर आएगा। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्षद्वीप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें सबसे छोटा यूटी, चाहे जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे या एरिया वाइज पूछे, तो लक्षद्वीप ही होगा। मतलब एक नाम ध्यान रखें और एक नाम से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे छोटा यूटी जनसंख्या के अनुसार और सबसे छोटा यूटी क्षेत्रफल के अनुसार आपका क्या है? लक्षद्वीप ही है। भारत का सबसे आखिरी राज्य, ये खूब पूछा जाता है भाई, ठीक है ना? इसको भी मैंने शामिल किया है, दो क्वेश्चन। आप देखना कि ये वाले दो क्वेश्चन शायद ही कोई YouTube पर जो है शामिल करता हो, इन्हें अक्सर छोड़ दिए जाते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने इन्हें शामिल किया। तभी मैं कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है ना? भारत का सबसे आखिरी राज्य तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया था 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को। भाई ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत का आखिरी केंद्र शासित प्रदेश। आखिरी का मतलब सबसे लास्ट वाला कौन सा है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को 31 अक्टूबर 2019 को जो है बनाया गया था, मतलब इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो यहां से हमने इतना कवर किया हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए यहां पे देख लेते हैं कुछ। यहां पे क्वेश्चन आता कि बताओ भाई भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु। देखो यहां पे मैप पे उत्तरी और दक्षिण क्या होगा? इधर साइड में आपका नॉर्थ होगा, इधर साइड में साउथ होगा,
इधर साइड में ईस्ट होगा और इधर साइड में वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछे भारत का तो ये रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश में किबथू पड़ता है, ये वाला क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में किबथू पड़ता है, ठीक है ना। सबसे पश्चिमी पूछे तो देखिए भाई यहां पे ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ये वाला गोरमाथा गुजरात में, ये लिखा हुआ है गोरमाथा गुजरात में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ओके चलिए अब सबसे उत्तरी बिंदु देख लेते हैं। तो उत्तरी बिंदु आपका ये लिखा हुआ इंदिरा पॉइंट, क्या सॉरी इंदिरा कॉल, क्या लिखा हुआ है, इंदिरा कॉल, जो कि जो है अब लद्दाख में पड़ता है। कहां में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और ये भारत का कैसा है, सबसे उत्तरी बिंदु है। ये हमारे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान में रखना है। अब नीचे आ जाइए, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लेकिन मैं कंफ्यूजन बिल्कुल मिटा दूंगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं आप होंगे। पहले एक चीज को समझिए, देखिए ये जो लाइन है ये भारत की मुख्य रेखा बोली जाती है या इसे मुख्य भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य भूमि बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैप है भारत का, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य भूमि, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि का तो बात इसकी हो रही है, इस चीज की बात हो रही है, इधर की बात नहीं हो रही है। ये मुख्य भूमि नहीं है भारत की, अंडमान निकोबार कोई मुख्य भूमि थोड़ी ना है भारत की, ना तो ये कोई मुख्य भूमि है, ठीक है ना। अगर पूछे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु या पॉइंट कौन सा है तो आप बताओगे तमिलनाडु में यहां पे क्या पड़ती है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक शहर का नाम है, कन्याकुमारी। और केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में ही केप कोमोरिन एक जगह है, केप कोमोरिन एक जगह, यहीं पे एक बिंदु है, बिंदु का नाम है बिंदु का नाम क्या है, क्या बोलते हैं भाई, कन्याकुमारी केप कोमोरिन, हाँ बिल्कुल राइट। ये जो केप कोमोरिन है वो क्या है, वो एक बिंदु ही है, क्या है, एक बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में। तो ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम क्या है, पॉइंट है। वही अगर पूछा जाए मुख्य भूमि ना लगाया जाए, खाली आ जाए भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, बिंदु कौन सा है, तो यहां पे देखिए ये अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है। तो यहां पे जो है ना ग्रेट निकोबार पड़ता है और ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। ये देखो मैंने लिख रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये लिख रखा है इंदिरा पॉइंट, ये वाला बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और कहां पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार में। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कैसा बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर वो बदल दे, थोड़ा भी अगर वो बदल दे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये मुख्य भूमि से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, कन्याकुमारी में जो केप कोमोरिन पड़ता है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ओके चलिए आइए, यहीं पे हमने ये चीज लिख रखी है ना, यहीं पे हमने ये चीज लिख रखी है, आप लोग पढ़े इसे जल्दी से क्योंकि एक बार तो हम समझा चुके हैं, समझाने की आवश्यकता है नहीं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यहां पे कहा मैंने मुख्य भूमि लगाई है, नहीं लगाई है। अगर मुख्य भूमि लगा देंगे तो इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, तो केप कोमोरिन होगा जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है, मतलब तमिलनाडु में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट है जिसे, अब इसके एक नाम नहीं है कई नाम है, आप इतने नाम शायद आपने किसी भी YouTube चैनल पे नहीं देखे होंगे। पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, प्लस पिग्मिलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, मतलब इस वाले बिंदु के कई नाम है। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, मैं अभी बता चुका हूं, जो इंदिरा पॉइंट है वो कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और तो मैं ऊपर सारी की सारी चीज समझा ही चुका हूं। और ये अक्षांशीय विस्तार देखिए भारत का, कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको क्या कहेंगे, अभी तो समझाया था, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पूछा जाता है कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से गुजरती है। अब मैंने ट्रिक भी लिख रखी है, आप चाहे ट्रिक से याद रखो। मित्र पर गमछा झार, मां से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, अब होता क्या, जैसे
जब हम बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें वो सीरियल से लगाने के लिए राज्यों को दे भी देता है कि जैसे कहेगा भारत में कर्क रेखा गुजरती है तो जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनको पश्चिम से पूरब की ओर लगाएं। तो एक बार जो है ना मैप पर भी देख लेते हैं ताकि जो हम बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए मैप पे चलते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो है ये नहीं है भाई, कर्क रेखा वाला शायद यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है, ऊपर है मैप, तो ऊपर चलते हैं हम लोग। हाँ इसमें देखो, इसीलिए मैंने ये लगाया हुआ है। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये जो लाइन आपको जो है दिख रही होगी, अरे भाई ये जो लाइन आपको दिख रही होगी ये वाली, ये कर्क रेखा, इंग्लिश में इसे कैप्रिकॉर्न लाइन कहते हैं। ये वाली क्या है, कैप्रिकॉर्न लाइन है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सबसे पहले। तो ये गुजरात से एंट्री करती है, कहां से, गुजरात से। तो इधर से सबसे पहले पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, गुजरात। फिर दिन क्या पड़ेगा आपका, राजस्थान। क्या पड़ेगा, राजस्थान पड़ता है। फिर आपका बीचों बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है तो क्या पड़ेगा, एमपी पड़ेगा। फिर आपका क्या पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा। क्या पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा। फिर झारखंड के बाद में आपका क्या पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पड़ेगा। क्या पड़ेगा, छत्तीसगढ़। फिर यहां पे पश्चिम बंगाल, शॉर्ट में हम पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं ना, वेस्ट बंगाल। इसमें देखो आगे कंप्यूटर में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर उसके बाद में यहां पे त्रिपुरा पड़ेगा, त्रिपुरा पड़ेगा। फिर लास्ट में यहां पे क्या पड़ेगा, मिजोरम पड़ेगा। क्या पड़ेगा, मिजोरम पड़ेगा। तो देखिए भाई कितने राज्य हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी वो ऐसे पूछता है, कहेगा जो है उधर पूरब से पश्चिम की ओर लगा दीजिए या फिर पश्चिम से पूरब की ओर लगाओ। तो मतलब जो है डायरेक्शन वाइज भी इनके नाम हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहां तक हो गया, ओके, यहां तक भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हमने तो देख लिया था, अभी क्या देखा है, अक्षांश रेखा देखा था ना, अक्षांश रेखा। अब हम देख लेते हैं देशांतरीय रेखा। क्या देखते हैं, देशांतरीय रेखा। 82 ऐसे कह सकते हो, 82 सही 1/2 या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद या मिर्जापुर के नैनी से होके गुजरती है और यहीं से भारत का टाइम निर्धारित होता है, ठीक है ना, से होके गुजरती है। या भारत के 5 राज्यों, भाई अभी देखा था कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही थी, तो 8 राज्यों से। और इसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, या जिसे हम बोल सकते हैं भारत की यामोत्तर रेखा, जहां से समय लिया गया वो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। यहीं पे तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। चलिए 5 राज्यों से होकर गुजरती, उनके नाम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इस रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। ब्रैकेट में यामोत्तर रेखा, ब्रैकेट में क्या लिखा है, यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से भारत का क्या लिया गया है, समय निर्धारित होता है, यहीं से भारत का समय लिया गया है, ठीक है ना। जो कि जीएमटी या 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। ये जीएमटी क्या है, देखो पृथ्वी मान लो ये ऐसी है, ऐसी रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और ऐसी रेखा को खड़ी रेखा जो होती है उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो रेखा बीचों बीच से आती है ना ऐसे, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और ये रेखा जो है ना आपकी कहां से गुजरती है, जैसे इंग्लैंड से गुजरेगी, इंग्लैंड में जो लंदन शहर है, लंदन में एक स्क्वायर नाम की जगह है। टाइम जो है वहीं से लिया जाता है, क्या लिया जाता है, टाइम जो है वहीं से लिया जाता है। तो इसी चीज को बोलते हैं 0 डिग्री, या फिर इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। ये जगह का नाम है वहां पे एक्चुअली, बस हमें इतना ही जानना है। तो इतना हम जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा भारत के तटीय राज्य, भारत के क्या हैं, तटीय राज्य। तो कितने हैं भाई, भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कुल मिला के हैं 9। कितने हैं, 9। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, एक एक कंफ्यूजन को मिटाऊंगा, मेरा ये दावा है भी, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। अभी मैंने देखा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी, तो 8 राज्यों से।
फिर कह रहा है कि जो मानक समय रेखा है भारत की वो कितने राज्यों से गुजरेगी, जिसे हम यामोत्तर लाइन कहते हैं, तो 5 राज्यों से गुजरेगी। फिर कह रहा है कि भारत के जो तटीय राज्य हैं उनकी कितनी संख्या है, तो भारत के तटीय राज्य, कैसे, तटीय राज्य, उनकी कितनी संख्या है, तो 9। कितनी संख्या है, 9। 8 राज्यों से कर्क रेखा भी गुजरती है, अभी पढ़ चुके हैं। जो केंद्र शासित, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश को यूटी बोलते हैं, उनकी भी संख्या कितनी है, 8। कितनी है, 8। तो 8 नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 ही राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। वर्तमान में भारत में 8 ही यूटी हैं, कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी कितने हैं, 8 ही हैं, ठीक है ना। अब बताओ यहां पे कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, एक पूछा जाता है, चलो वो तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब इनके राज्यों के नाम ध्यान रख लेते हैं। पूछा जाता है कि बताओ भाई कौन कौन से भारत के तटीय राज्य हैं, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, गुजरात से। तो पहला जो तटीय राज्य है, चाहे आप वहां से शुरुआत करें चाहे यहां कहीं से भी, लेकिन होंगे 8 ही, ठीक है ना, सॉरी 9, 8 क्यों 9। तो कौन कौन से हैं 9 तटीय राज्य, एक तो गुजरात हो गया, दूसरा कह रहा है महाराष्ट्र, क्या हो गया दूसरा, महाराष्ट्र हो गया दूसरा। तीसरा ये मुंबई के पास में आपको दिख रहा होगा गोवा, क्या दिख रहा होगा, गोवा, तो गोवा 3 हो गया। फिर ये कर्नाटक दिख रहा होगा ये वाला, तो ये कौन सा हो गया, 4 नंबर का हो गया। कर्नाटक के बाद में आप आओगे केरल, केरल कौन सा हो गया, चौथा हो गया। फिर ये वाला आपका क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु कौन सा हो गया, 5वां। फिर ये आंध्र प्रदेश है, ये वाला लंबा लंबा सा, तो आंध्र प्रदेश कौन सा हो गया, 6वां हो गया, 6वां। उसके बाद में 7वां कौन सा होगा, उड़ीसा हो गया। फिर 8वां कौन सा हो गया, ये वाला पश्चिम बंगाल, ये क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। तो कितने हुए भाई, 9 नहीं हुए क्या, मेरे ख्याल से 9 होने चाहिए। एक बार फिर से डायरेक्ट क्या कुछ छोड़ दिया, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, उसके बाद में कर्नाटक के बाद में केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7 और उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। कितने निकले भाई, 9 निकले हैं, ठीक है ना। तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। और पूछा जाता है कि बताओ भारत में जो तट हैं उनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा तट किस राज्य में पड़ता है, या किस राज्य में कौन सा तट पड़ता, तो वो भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस वाली वीडियो में या फिर इस इमेज से वो भी चीजें मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर कर रहा हूं आपकी चीजें। चलिए देखिए भाई, यहां पे देखो, जो गुजरात है ये वाला क्या है आपका, गुजरात है, ये वाला हिस्सा गुजरात का, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला। तो गुजरात का जो तट है उसे हम कठियावाड़ बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ, ये कहां का है, गुजरात का है। कहां का, गुजरात का। फिर गुजरात के बाद में एक कोंकण है, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, इस तटीय क्षेत्र को कोंकण। आपने कोंकणी भाषा जो है जरूर ही सुनी होगी। कोंकणी भाषा कहां की है, गोवा की कोंकणी भाषा है। बेसिकली गोवा में कोंकणी भाषा ही बोली जाती है, ठीक है ना। फिर कर्नाटक वाला जो तट है उसको हम केनरा तट बोलते हैं। आपने केनरा बैंक सुनी है ना, केनरा बैंक, वहां से ध्यान रखिए। तो केनरा तट कहां से हो जाएगा, कर्नाटक। फिर मालाबार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, केरल का जो तट है उसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो मालाबार तट है ये बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। साइलेंट वैली यहीं पे स्थित है, और साइलेंट वैली वह स्थान है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु, ये देखो तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु। ये जो कोरोमंडल है वो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है। क्या है, तटीय क्षेत्र है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ, ये किसका है, तमिलनाडु का है, ठीक है। बस मैं लिख नहीं रहा हूं, ऑलरेडी से तो लिखा हुआ है, बताना काफी कुछ है। फिर आंध्र प्रदेश में आएंगे इस तरीके से, तो ये लिखा हुआ है उत्तरी सरकार जो है वो तट कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर उड़ीसा में जो क्या है, उत्कल तट जो है वो किसका है, उड़ीसा का है। इसके बाद में आ जाते हैं हम लास्ट में, पश्चिम बंगाल का जो तट है उसे क्या बोलते हैं, बेंगा तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंगा तट। हम किसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का जो तट है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंगा तट बोलते हैं। तो यहां पे हमने जो है जो भी भारत के तटीय या फिर जलीय ऐसे कौन से राज्य हैं जो भारत के जलीय सीमा साझा करते हैं, तो 9 हैं। और उन सभी का हमने वो भी देख लिया है कि इनके तट को क्या कहते हैं, ठीक है ना। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए एक चीज और भाई इसमें, हाँ इसमें एक चीज और मैं भूल रहा हूं लेकिन मुझे याद आ गया।
इसमें पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा जलीय सीमा है। सबसे ज्यादा जलीय सीमा है तो गुजरात की जलीय सीमा सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। नंबर 1 पे क्या आता है आपका, गुजरात की जलीय सीमा सबसे ज्यादा है, और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन आई थिंक 1600 किलोमीटर के आसपास, इसी के आसपास होगी, वो जो है गुजरात की क्या है, जलीय सीमा है। आप पहला ध्यान रखो, दूसरा भी ध्यान रखिए, कभी कभी दूसरा पूछा जाता है। तो जो आंध्र प्रदेश है ना, देखो कहां से कहां तक है ये आंध्र प्रदेश, इसकी तटीय सीमा देखो इतनी लंबी है। तो नंबर 2 पे क्या आएगा आपका, आंध्र प्रदेश आएगा। क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में वो सबसे बड़ा नहीं, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पूछ लेता है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे, हम दूसरे वालों को भी ध्यान रख लेंगे। फिर 2 ही आप ध्यान रखो, ज्यादा मत ध्यान रखिए। फिर सबसे कम पूछे तो भाई गोवा, पता अभी बताया था, गोवा सबसे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो जो है गोवा की जो तटीय सीमा है वो सबसे क्या है, कम है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे बोला जाए कि भाई केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सबसे अधिक तटीय सीमा या जलीय सीमा किसकी है, तो यहां पे हमने नोट में लिखा हुआ है। भाई क्या बताइए, आप वीडियो में कमेंट करिए, क्या इतने डीपली आपको कोई पढ़ाएगा, और अगर नहीं पढ़ाएगा, आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को हमारी अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करें तो सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी होगी भाई, तटीय सीमा वाला यूटी अंडमान निकोबार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट पे जोर दिया है, इसमें हर एक पॉइंट को शामिल करने की कोशिश की है। तथा सबसे कम, टीटी लिख दिया भाई, टीटी नहीं, तटीय सीमा या जलीय सीमा कह सकते हो, तटीय सीमा वाला पौंडुचेरी है। कितना है, पौंडुचेरी, लगभग में मान के चलिए आप 27 पॉइंट कुछ किलोमीटर की इसकी जो है कुल मिला के जो जलीय तटीय सीमा है वो है, ठीक है ना। आपने जनरली राज्यों के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन यूटी के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि कौन सी यूटी है जिसकी सबसे ज्यादा जलीय तटीय सीमा है, ठीक है ना। ये मुझे लगता है मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट शामिल किया है और इंपॉर्टेंट है। फिर भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है यहां पे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, भारत कुल 7 देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। कितने, 7 देशों के साथ में, और 2 देश के साथ में अपनी जलीय सीमा बनाता है। हालांकि एक कंफ्यूजन है, वो मैं आपको बता दूं, नेट पे मैंने बहुत सर्च किया, कहीं कहीं पे तो 3 दिया हुआ है, कहीं कहीं पे 2 दिया हुआ है। जो 3 जो लोग दे रहे हैं वो इंडोनेशिया को भी भारत का पड़ोसी जलीय देश मान रहे हैं, ठीक है ना, जलीय सीमा वाला देश मान रहे हैं, जिसके साथ में भारत अपनी जलीय सीमा को साझा करता है। जो लोग नहीं मान रहे हैं तो 2 कौन कौन से मान रहे हैं, एक तो मालदीव को मान रहे हैं, और एक श्रीलंका को मान रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में जिस हिसाब से ऑप्शन दिए आप उस हिसाब से जाना, मेरे ख्याल से 2 पे जाना चाहिए। जलीय सीमा बनाते हैं तथा 2 देशों के साथ अपनी जलीय स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। कौन, भारत। कौन कौन से, तो पाकिस्तान, इधर तो एक पाकिस्तान है जिसके साथ में जलीय सीमा भी भारत की लगती है प्लस स्थलीय सीमा भी लगती है। आपने देखा होगा कि भाई जब मुंबई में अटैक हुआ था तो आतंकवादी कहां से आए थे, मुंबई से आए थे ना, समुद्र से अरब सागर होते हुए, तो वो जलीय सीमा से आए थे भारत के। फिर एक तो पाकिस्तान हो गया और एक अपना पूर्वी देश हो गया बांग्लादेश जिसे बोलते हैं। तो इनकी क्या है, भारत के साथ में स्थलीय सीमा भी लगती है। क्या लगती है, स्थलीय सीमा भी लगती है, और प्लस आपकी जलीय सीमा भी लगती है। स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है। ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये वाला नीचे वाला शायद बहुत कम पता होगा, ठीक है ना। तो इसको भी मैंने शामिल किया, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपने ये वीडियो देख लिया, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से, तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं, 100% नहीं जाएगा। सिर्फ वनडे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ लो यूपी पीसीएस की भी बात कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त में जो यूपीएससी की भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं कौन कौन से 7 देश हैं तो जिनकी सीमा जो है भारत से टच होती है। चलिए देख लेते हैं भाई, यहां पे
एक तो यहां पे पड़ेगा आपका अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ में भारत की लगती है। फिर इधर साइड में पाकिस्तान, ये वाला पश्चिमी वाला, तो 2 हो गया, एक ये हो गया। फिर इधर साइड में आओगे तो फिर ये चीन पड़ेगा, बहुत लंबा सा ये पूरा यहां तक, तो चीन 3 हो गया। फिर चीन के बाद में यहां पे आओगे तो यहां पे ये नेपाल पड़ेगा, तो नेपाल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। फिर आप यहां पे आओगे तो ये भूटान पड़ेगा, नंबर 5 हो गया भूटान का। फिर इधर साइड में आओगे, ये पूर्वोत्तर राज्य के साथ में जिनकी सीमा साझा होती है, म्यांमार, नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। फिर अपना एक ये क्या पड़ेगा, ये अपना पड़ेगा नंबर 7 वाला, बांग्लादेश पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि लोकेशन भाई, भूगोल में अगर समझ लो आपको मैप नहीं आता, लोकेशन नहीं आती तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर लोकेशन आती है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसा डाटा होगा जो आपको याद करने से बचा देगा, अगर मैप आपको पता है तो, ठीक है। चलिए हाँ देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, कह रहा भारत, ये तो मैं पढ़ चुका था ना, ये भाई हमारा हो चुका था। अब नीचे देखते हैं हम लोग, भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की कुल, कह रहा अंतरराष्ट्रीय सीमा, नहीं अंतरराष्ट्रीय नहीं होनी चाहिए, भारत की कुल सीमा होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय यहां पे गलत लिख गया, भारत की कुल सीमा या कुल बाउंड्री होना चाहिए। तो कितने किलोमीटर की है, 22,716.6 किलोमीटर की भारत की कुल बाउंड्री है। पहले आप सिर्फ डाटा को देख ले, सुन ले, उसके बाद में सब समझा दूंगा कि ये होता क्या, ठीक है ना। फिर कह रहा भारत की कुल जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 7516 किलोमीटर की है। जब मैं कुल की बात कर रहा हूं तो अभी पढ़ा था जलीय राज्य कितने हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जब कुल की बात कर रहा हूं मैं। और आपके यूटी भी तो है, वो भी तो जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय तटीय सीमा कौन कौन सी, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, कोमा लक्षद्वीप हो गया, है ना, कोमा क्या हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया, दादर एवं नगर हवेली हो गया। तो ये भी जोड़े जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल में, 7516 किलोमीटर। फिर कह रहा है, अब देखो यहां पे देखो, भारत के मुख्य भूमि की कुल जलीय सीमा कितनी है, 6100 km, 6100 km किलोमीटर की, ठीक है ना। अब इसमें अगर उनको भी जोड़ दोगे तो कुल मिला के 7516, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को जोड़ दोगे तो 16 हो जाएगा। देखो यही चीज कंफ्यूज करती है मुख्य भूमि वाली, अगर मुख्य भूमि उसमें भी आया था जो हमने देखा था भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, है ना। अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। अगर खाली मुख्य भूमि हटा देगा तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा इंदिरा पॉइंट वाला। यही चीज इसमें भी है, ना, भारत की मुख्य भूमि की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 6100। लेकिन अगर पूछ दे भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। आइए हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। नीचे देखो, जब वो कहता है कि भारत की जलीय मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, तो वो यहां से बात कर रहा है, गुजरात से, यहां से बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, क्योंकि यही सीमा तो लगती है जल से भारत की, ये वाली बात कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है। ये टोटल में कितनी है, टोटल में ये है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर वो कह दे भारत की कुल जलीय सीमा, ठीक है ना, तो कितनी, 7516, तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। इसमें ये सीमा तो शामिल है, किसमें, इसमें भाई ये सीमा तो शामिल है पूरी 7516 में, प्लस ये भी सीमा शामिल है इनकी, ये जलीय सीमा नहीं बनाते हैं क्या, ये भी तो बना रहे हैं जलीय सीमा, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये यहाँ पे जो लक्षद्वीप आपको दिख रहा है, इनको मिला लेंगे तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो आई होप यहाँ पे तो बिल्कुल ही मैंने कंफ्यूजन मिटाने की कोशिश की है। प्रयास अगर हमारा पसंद आ रहा तो प्लीज सपोर्ट में, ठीक है। चलिए भाई, और ऊपर देखते हैं, कुछ डाटा हमारा छूट रहा है यहां से। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा साझा होती है, उनको देखते हैं। कह रहा है कि पहला हमने लिया भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कितने, 4096 किलोमीटर। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ में भारत अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो हमारा पूर्वी देश, जिसे क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के साथ में भारत 4096 किलोमीटर की अपनी सीमा को साझा करता है। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। या भारत के 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के साथ सीमा साझा करता है,
और 3 बीघा कॉरिडोर भूभाग भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। असल में ये कुछ लैंड था जो कि भारत ने जो है बांग्लादेश को दे दिया था, है ना, तो वो विवाद का कारण बना। रेड क्लिफ लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बनाती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया नहीं हम गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत बांग्लादेश के बीच में भी है प्लस भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है, क्योंकि बांग्लादेश तो भाई 1972 में बना है, लेकिन पाकिस्तान तो पहले बना है। तो जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान था। दोनों के बीच की जो सीमा थी उसको रेड क्लिफ कहते थे। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं। न्यू मोर, ये बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। इस पे मतलब जो है कुछ वो चल रहा है, कुछ विवाद चल रहा है। भारत कह रहा है कि नहीं ये मेरा है और वो जो है बांग्लादेश कह रहा है मेरा। चलो आइए इसको मैप से हम देख लेते हैं, ठीक है ना। मैप से देखना बहुत जरूरी है क्योंकि भूगोल को मैप से नहीं देखा तो समझ लीजिए फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये बांग्लादेश है। अब मुझे सारे राज्य पता है कौन सा राज्य कहां पे है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बांग्लादेश है। यहां पे देखिए पश्चिम बंगाल है इस तरीके से, तो एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, एक पश्चिम बंगाल हो गया। फिर इधर साइड में असम है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे आता है, तो एक क्या हो गया आपका असम हो गया, असम हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेघालय पड़ेगा, तो तीसरा क्या आपका हो जाएगा मेघालय हो गया। ठीक है ना भाई, मैप पे देखना बहुत जरूरी है। मेघालय हो गया तीसरा। फिर यहाँ पे आओगे तो त्रिपुरा, ये वाला जो रीजन पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, हम लोग 3 देख चुके हैं। ये वाला रीजन जो किसका पड़ेगा, ये वाला त्रिपुरा का पड़ेगा। किसका पड़ेगा, त्रिपुरा का। एंड ये वाला जो रीजन है वो मिजोरम का पड़ेगा। कौन सा, मिजोरम का। तो कितने राज्य हुए, 5 राज्यों के साथ में बांग्लादेश जो है भारत के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर आगे देखते हैं भारत व चीन। भारत और चीन, भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये नंबर 2 पे है लंबाई के अनुसार। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे किसके साथ में साझा होती है, तो चीन के साथ में। कितनी, 3488 किलोमीटर की, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। लाइन का नाम बहुत पूछा जाता है, जो कि भारत के 4 राज्यों, अब यहां पे बहुत सारे लोग भाई मुझे गलत ठहरा सकते हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को राज्य में कैसे आप जो है इंक्लूड करोगे, वो तो एक यूटी बन चुका है ना। तो राज्य तो 4 ही है, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इनके साथ में सीमा साझा होती है। लैक LAC, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, भारत और चीन के बीच में स्थित है। यह अक्साई चीन को अलग करती है। कौन सी, ये जो लाइन मैंने बताई है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 2 लाइन है, एक LOC है, एक LAC है। LAC पूछा जाए तो भारत और चीन के साथ में, LOC पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है ना, जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो चीन ने कुछ जो है हमारा रीजन, जिसे अक्साई चीन बोलते हैं, वो वाला कब्जा कर लिया था। तो यहीं पे विवाद को सुलझाने के लिए एक लाइन मानी गई, काल्पनिक लाइन खींची गई, जिसे क्या बोला गया, LAC बोला गया। ठीक है, चलिए इसे भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं भाई। ये तो खूब पता होगा, चीन जो है भारत के उत्तर में स्थित है। तो देखिए भाई, चीन बहुत बड़ा देश है, दुनिया के क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा। तो यहां से लगभग में चीन पड़ता है, ऐसे 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 ये चीन पड़ता है। ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ये आ जाएगा आपका लद्दाख, फिर आ जाएगा आपका HP हिमाचल प्रदेश, फिर क्या आ जाएगा आपका यूके, वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, यूके आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो इतने राज्य जो हैं ये पड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा, एक क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रख लीजिए। अगर पूछा जाए भारत का तटीय सीमा वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा, जिसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा होगा आपका, गुजरात होगा। कौन सा होगा, गुजरात, जो कि मैं भी बता भी चुका हूं। अगर पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, राज्य नहीं, कौन सा क्या है,
कौन सा देश है जिसके साथ में भारत की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है? तो बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। इसको ध्यान में रखना, यहां पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। चलिए भारत नेपाल के साथ में देखते हैं भाई। पाकिस्तान वाला छूट गया क्या? वो तो जरूर ही बताना। हाँ, पाकिस्तान वाला भाई छूट रहा था, ध्यान आ गया हमें। भारत पाकिस्तान के बीच में देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन अभी जो पड़ी थी हमने बांग्लादेश के साथ में 3323 किलोमीटर की साझा होती है, जो कि भारत के 3 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में लगती है। मतलब इसकी जो सीमा है वो भारत के 3 राज्यों में कौन कौन से? तो देखो यहां से जाओगे तो आपको गुजरात की सीमा जो है चीन से लगती है। फिर ऊपर जाओगे तो राजस्थान की सीमा जो है, मैं कह रहा हूं चीन, सॉरी माफी चाहता हूं, पाकिस्तान। फिर राजस्थान के ऊपर जब जाओगे तो पंजाब जैसलमेर वगैरह है ना, वो तो खैर उसमें पड़ता है। पंजाब, तो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? JNK मतलब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इनके साथ में लद्दाख, गलत हो गया, लद्दाख, तो इनके साथ में जो है पाकिस्तान की सीमा जो है साझा होती है। एक चीज और मैंने लिखी है, LOC, जो कि मैं अभी बता चुका हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल में स्थित है। कारगिल की जगह कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसमें जो है स्थित है। फिर जो है कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये तो हो चुका है। भारत और नेपाल में कौन कौन सी सीमा जो है आपकी लगती है, ठीक है। भारत नेपाल के बीच कह रहा है कि 1751 किलोमीटर की सीमा, जो कि भारत के 5 राज्यों के साथ में सर्वाधिक यूके, बिहार, वेस्ट बंगाल के साथ में सबसे कम 96 किलोमीटर की लगती है। काला पानी जल विवाद भारत और नेपाल के साथ में ही होता है। भाई बैटरा डाउन हो गया इन्वर्टर, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही डाटा बचा हुआ है और तो मैं बाद में भी करवा दूंगा। फिर म्यांमार और भारत के बीच में देख लीजिए, यहाँ पे दोनों के में 1641 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। यह भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। फिर भारत और भूटान, यानी फोन लेके बैठो नहीं तो वो चली जाएगी, दोनों के बीच 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। यह भारत के 4 राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करता है। फिर भारत और अफगानिस्तान, भारत इसके साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ती है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।